सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में भी एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इस एपिसोड में क्राइटेरिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी। सो गाइस, हम लोग समझते हैं क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। So criteria a principle or standard by which something may be judged and decided, एक सिद्धांत या मानक जिसके द्वारा किसी बात को जज या डिसाइड किया जा सकता है कि ये चीज है या यह बात है। तो क्राइटेरिया के अंतर्गत हम लोग बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इमेजिन करते हैं एक क्रिकेट प्ले ग्राउंड की, जिसमें यह मतलब कि हम उसके बाउंड्री लाइन को देखते हैं, बाउंड्री लाइन, ठीक। अब अगर बॉल उस बाउंड्री लाइन को ऊपर मतलब क्रॉस कर जाती है तो 6 हो जाता है, ओके। और अगर ग्राउंड से टच करके अगर बॉल निकलती है तो 4 हो जाता है, 4 रन मिल जाता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया देखें, रन्स की क्राइटेरिया देखें, यानी कि 4 रन और 6 रन की क्राइटेरिया अगर देखें, यह डिसाइड कैसे हो पा रहा है उस बॉल की कंडीशन और वो जो बाउंड्री निर्धारित की गई है उसके हिसाब से, यानी कि यह उस मतलब कि एक तरीके से क्राइटेरिया हो जाएगी। जब कोई भी चीज उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी, ठीक है, उस क्राइटेरिया से मतलब कि निकल कर आगे जाएगी, तो ही उस चीज का मतलब कि डिसाइड किया जा सकता है, उस चीज को जज किया जा सकता है कि वो पर्टिकुलर चीज है। तो क्राइटेरिया का मीनिंग समझ में आ गया कि क्राइटेरिया होता क्या है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एबनॉर्मेलिटी, चूंकि हम लोग क्राइटेरिया या एबनॉर्मेलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। सो हम लोगों ने एबनॉर्मेलिटी को तो पीछे डिस्कस कर लिया है कि एबनॉर्मेलिटी होता क्या है। एबनॉर्मल मीन्स होता है मान लीजिए कि डेविएशन फ्रॉम यूजुअल और नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल और यूजुअल से एक तरीके से डेविएशन यानी कि विचलन। जब कोई भी चीज नॉर्मल कंडीशन से विचलित हो जाती है, अब ये विचलन मतलब कि दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, ओके। सो इससे डेविएशन क्या हो जाता है, जब कोई भी चीज विचलित हो जाती है अपने नॉर्मल कंडीशन से, अपने यूजुअल कंडीशन से, तो हम कह देते हैं उसको एबनॉर्मल है। सो गाइस, वही हो जाती है एबनॉर्मेलिटी। एन एबनॉर्मल फीचर यानी कि एक असामान्य विशेषता एबनॉर्मेलिटी के अंतर्गत आ जाती है। लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक या घटना, टिपिकली इन मेडिकल कॉन्टेक्स्ट। चूंकि हम लोग यहाँ पे साइकोलॉजिकल यानी कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात हो रही होगी मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, मानसिक रूप से विचलित बीमारियों के बारे में। सो ठीक है, अब हम किसी भी चीज को यानी कि किसी भी व्यक्ति को एबनॉर्मल कैसे कह सकते हैं, इसके क्राइटेरिया को समझते हैं। किन किन फैक्ट एंड फंडामेंटल को देखते हुए किसी भी व्यक्ति के एबनॉर्मल को हम लोग जज करते हैं या उसको यह डिसाइड करते हैं कि यह व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, ठीक है। सो इस क्राइटेरिया को हम लोग समझते हैं, उस बाउंड्री लाइन को समझते हैं कि वो बाउंड्री लाइन है क्या जिसके अंतर्गत इस चीज को मतलब कि मापा जाता है कि वो व्यक्ति नॉर्मल है कि नहीं है। सो देखिए, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को या मतलब कि जजमेंट देने से पहले बहुत सारी चीज़ों के ऊपर विचार किया जाएगा कि ये चीज़ें मतलब कि नॉर्मल है कि नहीं है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म यानी कि सामाजिक मानदंडों से विचलन। अभी हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग नाम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स यानी कि सामाजिक मानदंडों से विचलन। स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी यानी कि सांख्यिकीय आवृत्ति। मालएडेप्टिव बिहेवियर, कुरूप व्यवहार। पर्सनल डिस्ट्रेस, व्यक्तिगत कष्ट। कल्चरल रिलेटिविटी यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षता। एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट यानी कि कार्यात्मक हानि। ड्यूरेशन एंड परसिस्टेंस यानी कि अवधि और दृढ़ता। बायोलॉजिकल मार्कर्स, यह सारी एक तरीके से हम कह सकते हैं क्राइटेरिया है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यह जजमेंट देने के लिए कि वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। उसके इन सारी एक्टिविटी यानी कि उस जिस इन्वायरमेंट में है वहाँ की वो इन सभी तथ्यों के ऊपर, इन सारे फैक्ट के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, पहले विचार किया जाएगा, फिर उस व्यक्ति की एक्टिविटी को ध्यान में रखा जाएगा, फिर इसके बाद इसके ऊपर मतलब कि जजमेंट दिया जाएगा कि नॉर्मल है या यूजुअल है या फिर एबनॉर्मल है, ओके। सो पहले हम लोग समझते हैं डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म, सामाजिक मानदंडों से विचलन। हम एक सोसाइटी को समझते हैं, ओके। हर एक सोसाइटी की अपनी एक सोशल नॉर्म्स होती हैं, एक मानदंड होती हैं,
ओके, अब उस मानदंड से, उस नॉर्म से अगर कोई व्यक्ति विचलित होता है या उसका कोई उल्लंघन करता है, एक बार अगर करता है, 2 बार करता है, तो मान सकते हैं कि बाय मिस्टेक है, ठीक है। लेकिन वहां पे भी हम कह सकते हैं उस कंडीशन में वो व्यक्ति वहां पे नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? सो यहाँ पे अगर इसको हम लोग इसको ऐसे भी समझते हैं कि ऐसा व्यवहार जो स्वीकृत सामाजिक मानदंडों या सांस्कृतिक अपेक्षाओं से महत्वपूर्ण रूप से विचलित हो। यानी कि एक ऐसा समाज है जहाँ पे मतलब कि ऐसे बिहेवियर को प्रेजेंट किया जा रहा है जहाँ पे वहाँ वो बिहेवियर उस सोसाइटी के लिए अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि इसकी कोई अपेक्षा नहीं की गई है कि ऐसा व्यवहार भी उस सोसाइटी में हो सकता है। तो वो सोसाइटी उसको यह करार दे सकती है, ठीक है, कि यह व्यक्ति उस टाइम पे एबनॉर्मल है। जैसे सार्वजनिक नग्नता, ठीक है, सार्वजनिक नग्नता, आक्रामक व्यवहार या मादक द्रव्यों के सेवन जैसे सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना, ठीक है। लेकिन इसका भी जजमेंट तभी दिया जाएगा जब उस सोसाइटी में उस तरीके के कार्य ना होते हों, उस सोसाइटी में इसके ऊपर सख्त पाबंदी लगाई गई हो कि ये हमारी सोसाइटी का नॉर्म्स है। अगर कोई इस नॉर्म्स को तोड़ेगा, इस मानदंड को तोड़ेगा, तो उसको ये हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सजा भी दी जा सके जाएगी, और या तो फिर उसको एबनॉर्मल करार दे दिया जाएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी यानी कि सांख्यिकी आवृत्ति, ऐसा व्यवहार जो सांख्यिकीय रूप से दुर्लभ है या किसी जनसंख्या में औसत सीमा से बाहर है। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं सामान्य व्यवहार यानी कि असामान्य व्यवहार या लक्षण जैसे अत्यधिक बुद्धिमत्ता या गंभीर बौद्धिक विकलांगता। हम लोग यहाँ पे उदाहरण के समझने के लिए 10 बच्चों की कल्पना करते हैं। 10 बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं। अगर हम उसकी यहाँ पे बात की गई है मतलब कि बुद्धिमत्ता, तो हम उसको IQ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं 10 बच्चों में से एक मतलब कि 9 बच्चों का IQ लेवल हम लोग मान लेते हैं लाइक 90 to 100, यानी कि 90 से 100 के बीच में IQ लेवल है उसका। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है जिसका IQ लेवल 110 से लेकर के मतलब कि 100 से लेकर के 125 से 150 के बीच में हाई लेवल का IQ लेवल हो जाता है। तो उस कंडीशन में मतलब उसको यह कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति एबनॉर्मल है। वही नेगेटिव फॉर्म में, ये तो रहा पॉजिटिव फॉर्म में। लेकिन इसी को अगर हम लोग नेगेटिव फॉर्म में देखें तो मान लीजिए 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका IQ लेवल 100 है, ओके। 10 में से 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका IQ लेवल 100 है या उससे अधिक है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो कि जिसका IQ लेवल कितना है, 50 के लगभग में है, ओके। तो कह सकते हैं कि यह बच्चा नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, ठीक है। तो इसका जजमेंट दिया कैसे जा रहा है? इसका जजमेंट एक पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर रेखा या पर्टिकुलर क्राइटेरिया को देख करके किया जा रहा है। तो एबनॉर्मेलिटी की क्राइटेरिया मतलब कि यही है, ठीक है। मालएडेप्टिव बिहेवियर यानी कि कुरूप व्यवहार, स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार, मादक द्रव्यों का सेवन या अत्यधिक विलंब से मतलब कि संलग्न होना जो व्यक्तिगत या व्यावसायिक सफलता में बाधा डालता हो। एक ऐसा व्यवहार जो किसी व्यक्ति की दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता में हस्तक्षेप करता है, ठीक है। वह भी मतलब कि बिहेवियर को देखते हुए, चूंकि अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसके बहुत सारे लाइफ्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मतलब एक तरीके से बहुत सारे होते हैं, फैमिलीज, पीयर्स, सबको देखना रहता है। तो अगर एक ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर को प्रेजेंट कर रहा है जो कि उसके फैमिली, उसके मतलब कि वर्क, सभी को डिस्टर्ब कर रहा है, सभी को अनबैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे भी कहा जा सकता है कि वो एक तरीके से क्या है, एबनॉर्मल को प्रेजेंट कर रहा है, एबनॉर्मेलिटी को प्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो यह सब सारी चीजें क्या है, ये सब क्राइटेरिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे पर्सनल डिस्ट्रेस हो गया, यानी कि व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं या व्यवहार के कारण महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संकट या परेशानी का अनुभव करता है, यानी कि बहुत सारा चिंता करता है, तनाव में रहता है। जब वो तनाव में रहता है तो अपने कार्य को नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसकी मानसिक क्षमता मतलब कि खराब होगी, और मानसिक क्षमता जब सही नहीं रहेगी, मतलब वो मेंटली स्टेबल नहीं रहेगा, तो अपने काम को भी नहीं कर पाएगा। तो मतलब यह सब सारे क्राइटेरिया को देखकर कहा जा सकता है कि व्यक्ति एबनॉर्मल है। नेक्स्ट है फंक्शनल इम्पेयरमेंट, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण रिश्ते बनाए रखने में असमर्थता,
नौकरी रोकना या नौकरी दैनिक जिम्मेदारियां पूरी करना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल्स यानी वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा नहीं पाएगा, और यह सारी चीजें उसके कार्य का मतलब कि कार्य में हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं ड्यूरेशन एंड परसिस्टेंस, यानी कि अवधि और दृढ़ता। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को लॉन्ग टाइम से प्रेजेंट कर रहा है, अब वो बिहेवियर जो है उसके लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है, पर्सनल एज वेल प्रोफेशनल, यानी कि पर्सनल लाइफ में भी उसके बहुत सारे मतलब चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को देख कर के यह भी मतलब कि कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, चूंकि अगर वह नॉर्मल होता तो अपने कार्य को, अपने मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अच्छे से निभाता। और इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को देखते हुए, पर्टिकुलर बिहेवियर को अगर ऐसा कोई बिहेवियर शो कर रहा है जिससे उसके मतलब कि जीवन पे प्रभाव पड़े, पारिवारिक जीवन पे, व्यक्तिगत जीवन पे और सामाजिक जीवन पे, मतलब व्यापारिक जीवन पे, हर जगह अगर उसके लाइफ में अगर प्रभाव आता है, तो इन सब सारी चीज़ों को देख करके भी कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, वह व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो यह भी एक तरीके से क्राइटेरिया हो जाती है। बायोलॉजिकल मार्कर्स, यानी कि एक तरीके से मस्तिष्क में चोट, अनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स या न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को देखकर भी किसी भी मतलब कि व्यक्ति को यह बताया जा सकता है कि वह व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, एक तरीके से एबनॉर्मल है, ठीक है। यह तो रहा बेसिक कंसेप्ट क्राइटेरिया, जिसको देखने के बाद मतलब कि या मतलब कहा जा सकता है कि व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, ठीक है। वो सारे क्राइटेरिया बहुत सारे मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन क्या यह सही है? हर सिचुएशन में काम तो आता नहीं है। सो असामान्यता यानी कि एबनॉर्मेलिटी का आकलन एक जटिल प्रक्रिया है, इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, प्रक्रिया है जो कई कारकों पर विचार करती है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर विचार करने के बाद ही यह बताया जा सकता है कि व्यक्ति नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। और खासकर अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, अगर किसी को मानसिक रूप से यह बताना मतलब कि जजमेंट देना हो कि वह व्यक्ति एकदम मतलब कि एबनॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में एकदम नहीं है, तो उसको यह कहने से पहले बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि देखते हुए वहाँ पे यह बात बताई जाती है, ठीक। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिससे एक संस्कृति में सामान्य माना जा सकता है वह दूसरी संस्कृति में असामान्य हो सकता है। जैसे इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हो सकता है कि इस संस्कृति में, इस मतलब कि सामाजिक नॉर्म्स में, सोशल नॉर्म्स में वो चीज़ सही ना हो, लेकिन हो सकता है वही चीज़ दूसरे सोशल मतलब कल्चर में, सोशल नॉर्म्स में वो सही हो जाए, ठीक है। तो यह भी एक तरीके से बहुत मतलब कि दुविधा आ जाती है डिसाइड करने में। जैसे इसको हम लोग समझते हैं कुछ उदाहरण के साथ। जैसे हम अपने भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो यहाँ पे गौ को एक माता का दर्जा दिया जाता है, इसकी रक्षा की जाती है, इसको पूजा जाता है, और हर एक सनातनी के तरफ से यह प्रयास किया जाता है कि गौ माता को किसी भी प्रकार की कष्ट ना पहुँचे। यह हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि दूसरों की संस्कृति में यही चीज मतलब कि हो, यही मान्यता वहाँ भी हो। दूसरों की संस्कृति में ऐसा ना भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा ना होना स्वाभाविक है, दूसरे की संस्कृति में ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है हमारे सोसाइटी में किसी गौ माता से रिलेटेड कोई एक अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है, तो एक तरीके से हमारे सोसाइटी में वो तो एबनॉर्मल एक्टिविटी को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में गौ माता की रक्षा की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी संस्कृति है जहाँ पे ऐसी मान्यता नहीं है, वहाँ पे गौ को माता का दर्जा नहीं दिया जाता है, उसकी रक्षा नहीं की जाती है, हो सकता है कि वहाँ पर उसका उपयोग केवल खाद्य या अन्य उत्पादकों के लिए किया जा सकता है। तो ठीक है,
वो बिहेवियर वहाँ के लिए सही हो सकता है, लेकिन हमारे संस्कृति में एक तरीके से एबनॉर्मल बिहेवियर को प्रेजेंट कर रहा है। तो एबनॉर्मलिटी को मतलब एक तरीके से इसमें जजमेंट या डिसीजन देने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस किया जाता है, फिर इसके बाद इसमें डिसीजन दिया जाता है कि वो चीज़ नॉर्मल है कि नहीं है। सो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एबनॉर्मल क्या हो, मतलब कि एबनॉर्मेलिटी होता क्या है। क्योंकि एबनॉर्मेलिटी एक ऐसी चीज़ है, एक असामान्य चीज़ है जो कि एक संस्कृति में सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दूसरे संस्कृति में सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो एबनॉर्मल बिहेवियर को प्रेजेंट करना एक तरीके से देखा जाए, इसको बताना बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके बारे में डिस्कस किए बिना, जिसके बारे में सोचे बिना किसी भी व्यक्ति को किसी भी मतलब कि बिहेवियर को यह नहीं कहा जा सकता कि वो व्यक्ति के द्वारा शो किया गया बिहेवियर जो है एबनॉर्मल है। सो गाइज, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया एबनॉर्मेलिटी क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी की क्राइटेरिया क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ समझा हम लोगों ने। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। कीप साइनिंग गाइस। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।